अब जो है चैप्टर का जो नाम था अपना वो था वर्क पावर और एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि एनर्जी को पहले रख लें, एनर्जी, वर्क एंड पावर, तो इससे ये समझने में आसानी होगी कि एनर्जी सोर्स है इन दोनों चीज़ों का, वर्क का, पावर का। एनर्जी क्या है? सोर्स है। एनर्जी से ही वर्क कराया जा सकता है और पावर को पैदा किया जा सकता है। पावर क्या की जाती है? जनरेट की जाती है। वर्क क्या किया जाता है? कराया जाता है। तो इसकी इस तरीके से डेफिनेशन अगर हम बनाएं कि एनर्जी एक प्रकार की कैपेसिटी है, क्षमता है। कहते हैं उस व्यक्ति में इतनी एनर्जी है, यानी वो व्यक्ति इतना काम कर सकता है, वो इतना पावर पैदा कर सकता है। अगर उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो हम ज़्यादा पावर पैदा कर सकते हैं उस व्यक्ति से, और ज़्यादा वो व्यक्ति काम कर सकता है या वो चीज़ काम कर सकती है जिस चीज़ में एनर्जी संचित है। ठीक है, तो एनर्जी एक प्रकार की कैपेसिटी है जिससे पावर जनरेट की जा सकती है और वर्क कराया जा सकता है। ये डेफिनेशन लिखी। एनर्जी एक प्रकार की कैपेसिटी है जिससे काम किया जा सकता है और पावर पैदा की जा सकती है। अब जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा संचित होगी, जिसकी यानी जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वर्क कर सकता है और ज़्यादा पावर पैदा कर सकता है। इसी प्रकार जिसमें एनर्जी कम स्टोर होगी, कैपेसिटी कम होगी, तो वो उतना कम काम कर पाएगा और उतनी ही कम पावर पैदा कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब के फॉर्मूले हम एक बार जो है पढ़ लेते हैं और याद करना है इन फार्मूलों को। अच्छा, पिछली बार मैं ये नहीं बता पाया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी थी वर्क और दूसरी थी एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों की यूनिट्स एक ही हैं। जूल वर्क की भी यूनिट है और जूल एनर्जी की भी यूनिट है। देख लेते हैं कैसे। देखिए, सबसे जितनी चीज़ें सबसे पहले हमने पढ़ी उनके फार्मूला। सबसे पहले वेलोसिटी पढ़ी। वेलोसिटी v बराबर डी वाई टी, यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो वो वेलोसिटी आती v बराबर डी वाई टी। अगर v की हमें यूनिट चाहिए तो इसके बराबर के इस तरफ जो चीज़ लिखी यानी डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस की यूनिट लिख देंगे, टाइम की यूनिट लिख देंगे। और ओब्लिक लगा है तो ओब्लिक, माने बटे लगा है तो ओब्लिक, और अगर गुणा या इंटू बना है तो इसमें सीधे नाम आ जाएगा उस ये दूसरी यूनिट का। यानी कि अगर हम इसकी यूनिट निकालें वेलोसिटी की, तो डी की यूनिट क्या बनी? मीटर। ये मीटर आया कहाँ से? जब हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो सभी हैं, चाहे फंडामेंटल हो और चाहे डेरिवेटिव क्वांटिटी हो या ड्राइव्ड क्वांटिटी हो, लेकिन जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी उनके जो यूनिट्स थे, उनके जो नापने की यूनिट थी, उसमें था मीटर। और वो कौन सी यूनिट हमने मानी? स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स। यूनिट्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन एसआई यूनिट को तरजीह दी है और उसी को माना है सारी यूनिट्स के लिए। तो वेलोसिटी की यूनिट बनी, डी की यूनिट क्या है? मीटर। ओब्लिक है तो यहाँ बटे आ जाएगा, और टी समय के टाइम की यूनिट है सेकंड। ठीक है, टाइम की यूनिट घंटा भी हो सकती है, टाइम की यूनिट मिनट भी हो सकती है, लेकिन क्यों सेकंड माना बताओ? इसलिए माना है सेकंड क्योंकि एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, डिस्टेंस, दूरी को मीटर से और टाइम को समय से नापा है, घंटे से नहीं नापा, ना मिनट से नापा है। तो इसकी जो है यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार इसके बाद आ जाएगी स्पीड। क्रम से लिखना चाहिए, एक इसका ये आना चाहिए इसके बाद स्पीड। स्पीड की भी यही फॉर्मूला होता है डी वाई टी, बस इसमें डिस्टेंस नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती और इसमें डायरेक्शन होती। डी की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, वो बटे लगा है तो ओब्लिक, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डी वाई टी, स्पीड डी वाई टी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद तीसरे नंबर पे एसिलरेशन। यही क्रम है, थोड़ा सा गलत लिख दिया है क्रम पहले। एसिलरेशन, एसिलरेशन कहलाता है जैसे हमने डिस्टेंस को या स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में नापा था और हमने वेलोसिटी प्राप्त करी थी और हमने स्पीड प्राप्त करी थी। इसी प्रकार अगर हम वेलोसिटी को या स्पीड को, किसको? वेलोसिटी या स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से नाप दें, यानी टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब होता है रेट। रेट कहीं शब्द आ जाए तो मतलब उसमें टाइम
जो भी टाइम लगा उसका भाग देना है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज़ निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एसिलरेशन। एसिलरेशन माने वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम नापें तो एसिलरेशन प्राप्त होता है। एसिलरेशन अगर बढ़ता है, ज़्यादा स्पीड अगर बढ़ती है तो उस चीज़ को एसिलरेशन बोलते हैं। अगर समय के साथ स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की घटती है, कम होती जाती है, तो उसे डी एसिलरेशन कहते हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो वो डी एसिलरेशन है, और एक्सीलेटर लेते हैं तो इसी शब्द से, एसिलरेशन से ही तो एक्सीलेटर बना है। तो स्पीड बढ़ती है अगर समय के साथ तो हमने क्या उसको दिया, एक्सीलरेशन दिया। काहे से दिया, एक्सीलेटर से दिया। जो गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर से क्या दिया, एसिलरेशन। अगर हमने ब्रेक लगाया है तो समय के साथ स्पीड घटेगी, यानी हमने क्या चीज़ दी है, डी एसिलरेशन दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए बराबर वी वाई टी, ए बराबर वी वाई टी, ए बराबर वी वाई टी। अगर ए की यूनिट निकालना है तो वी की यूनिट लिख दें, ओब्लिक जो बटे लिखा है उसको ओब्लिक लिख दें, और टाइम तो टाइम की यूनिट लिख दें, तो टोटल यूनिट ए की बन जाएगी। वेलोसिटी की यूनिट देखो यहाँ क्या थी, मीटर पर सेकेंड, हमने मीटर पर सेकेंड लिखा और बटे में एक बार और सेकंड लिख दिया, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो एसिलरेशन की हमारा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी, स्पीड, एसिलरेशन, करेक्ट। अब आता है फोर्स। फोर्स बताया था, फोर्स है क्या चीज़, फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जरूरी है। अगर कोई वस्तु स्थिर रखी है और हमें उसको गतिमान करना है, उसकी स्थिति में बदलाव करना है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, फोर्स की। तो फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, कहीं ये है फोर्स, एफ बराबर एम ए। इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। एम क्या है, उस वस्तु का मास जिस वस्तु की हमें स्थिति में परिवर्तन करना है। ए क्या है, एसिलरेशन, उस व्यक्ति की, उस वस्तु की जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो स्पीड में बदलाव होगा कि नहीं, स्पीड में बदलाव होगा तो या तो एसिलरेशन होगा या डी एसिलरेशन होगा। हम ऐसा मानते हैं उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो जो उसमें एसिलरेशन पैदा हो रहा है वो आएगा एफ, इसमें ए में, यानी एफ बराबर एम ए। एम, एफ बराबर एम ए। एम क्या है, उस वस्तु, उस ऑब्जेक्ट का मास यानी वजन, यानी वेट, वेट क्या है, मास हो गया, और एसिलरेशन उस वस्तु में स्पीड के बदलाव के कारण जो एसिलरेशन पैदा हुआ वो है। अगर हमें एफ की यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे, एम की यूनिट लिख देंगे, ए की यूनिट लिख देंगे। यहाँ क्या लिखा, गुणा, गुणा लिखा तो यहाँ कुछ नहीं, इनटू बना देंगे बस, ये आपकी वो यूनिट बन जाएगी। एफ की यूनिट देखिए क्या बनती, एम का क्या है, मास है। मास की यूनिट बताओ एसआई सिस्टम में क्या होती है। पहले तो एसआई सिस्टम में जल्दी से सातों फंडामेंटल क्वांटिटी बता डालो, जा दो। लंबाई, मास, लेंथ, टाइम, करंट, और ल्यूमिनस इंडेक्स। ल्यूमिन किसी वस्तु की चमक को ल्यूमिनस इंडेक्स से नापते हैं। तो ल्यूमिनस इंडेक्स हो गई। वस्तु जो एटम का मास होता है उसे हम उसकी अलग क्वांटिटी है, इस वेट से अलग है, उसको हम मोल में नापते हैं, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक और बची कोई तो मुझे याद नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो सब दिमाग में आ जाए। ये है आपके साथ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर भूल गया था, देखिए टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक को किसी भी चीज़ की चमक को हम नापते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल में नापते हैं। एटम के लिए कहा गया, एटम लेवल के मास के लिए कहा गया है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सातों फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए थी मास की यूनिट। मास की यूनिट हो गई किलोग्राम। ए की यूनिट क्या निकाली थी, अभी देखो एक यूनिट यहाँ निकाली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणा है तो इनटू कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट, ये बनी एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि हम साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट देने के लिए, जो साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं फिजिक्स में अलग अलग तरह की, बल से, फोर्स से रिलेटेड डिस्कवरी है न्यूटन की,
एक बार बहुत कहानी सुनी हो, एक साइंटिस्ट सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा तो उससे उसने कहा कोई ना कोई तो बल है जो इस सेब को नीचे ला रहा। तो उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। उसने फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी, गुरुत्वीय बल की खोज करी थी। इसीलिए बल यानी फोर्स उस साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उसके न्यूटन नाम यहाँ दे दिया, इसकी यूनिट को न्यूटन नाम दिया। अगर कोई एसआई में पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। फिर से देखो, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। एफ का फॉर्मूला हो गया। फिर से देखो, वेलोसिटी वी बाई टी, स्पीड एस बाई डी बाई टी, दोनों की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ए बराबर वी बाई टी, ए बराबर वी बाई टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ठीक है, मास और एक्सीलरेशन का। इसके बाद आता है आपका वर्क। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, बल देंगे, तो उसकी क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा। स्थिति में परिवर्तन होगा तो वो चीज़ अपनी पहली स्थिति से अगली स्थिति में पहुंच जाएगी। यानी उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह में बदला होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला वर्क का W बराबर F इंटू डी। और ये कॉस थीटा क्या है, जब हम ऐसे समझ लो, ये है फुटबॉल, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में इसमें किक मारी, फोर्स लगाया, किक का मतलब फोर्स लगाया, वस्तु चली गई जो फुटबॉल ऊपर की ओर चली गई। इसमें पहले यहाँ थी, अब यहाँ इसकी पोजीशन बन गई, मान लेते हैं। तो ये इसकी स्थिति में बदलाव हुआ, तो ये तो पक्का मान लो कि इस पर फोर्स लगा है, तब तो स्थिति में बदलाव होगा। अगर हम इस फुटबॉल पे वर्क की कैलकुलेशन करें कि आप इस पर कितना वर्क लगा, तो ये बनेगा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। थीटा है इन दोनों की, D और F के बीच का एंगल, D और F के बीच का एंगल, ठीक है, D और F के बीच का एंगल, और इसका कॉस निकाल लेंगे। ठीक है, एक प्रकार से मैंने जब पढ़ाया था तुम बताया था, कॉस नेगेटिव क्वांटिटी है, एक प्रकार की नेगेटिव तरह की चीज़। क्या कि अगर एंगल बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू गिरती जाएगी। सबसे अधिक वैल्यू होगी जीरो पे। इस एंगल को जीरो कर दें, यानी जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ डायरेक्शन, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, वस्तु चले, तो सबसे ज़्यादा फोर्स, वो सबसे ज़्यादा वर्क पैदा, सबसे ज़्यादा वर्क इफेक्टिव होगा इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कॉस एक प्रकार की नेगेटिव टाइप की क्वांटिटी है। जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटती जाती है चीज़ की। अगर किसी में कॉस थीटा लगा दो और एंगल बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू ओवरऑल घटती जाएगी। एंगल जितना कम होगा वैल्यू उतनी बढ़ेगी। जैसे कॉस अगर 0 रख दें तो W की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। एंगल 1 कर दें वैल्यू घटेगी, 2 कर दें और घटेगी, 3 कर दें और घटेगी, 30 कर दें और घटेगी, 60 कर दें और घटेगी, 90 कर दें तो कॉस 90 बराबर होता है 0 और W बराबर हो जाएगा 0। यानी अगर फोर्स इस डायरेक्शन में हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो W वर्क 0 होगा। वर्क क्या होगा, 0। क्या होगा, वर्क 0 होगा, कार्य नहीं, क्योंकि उसका कोई पोजीशन में बदलाव नहीं हुआ। ये वस्तु फिर यहाँ से अपने आप यहाँ आ जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो जो पहले पोजीशन थी वही बाद की पोजीशन हो जाएगी। इस प्रकार जो है, मेरा कहने का मतलब कॉस को एक प्रकार के नेगेटिव प्रॉपर्टी मान लिया करो, साइन को पॉजिटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। साइन जैसे चमक होती है, साइन माने ऐसे समझ लो, साइन माने कुछ भी हो, लेकिन साइन माने तुम यहाँ मानो चमक। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। बाकी तुम मैथ के कुछ फार्मूला हैं, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। W बराबर, यहाँ तो जल्दी कर लेते हैं, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, W बराबर F इंटू डी कॉस। अगर हमें W की यूनिट चाहिए तो बताओ कैसे निकालेंगे, F की यूनिट लिख दें, D की यूनिट लिख दें, और थीटा की याद कर लो, हमेशा थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जिनकी यूनिट बिल्कुल नहीं होती, अभी आगे बताऊंगा किस किस की हैं। यहाँ थीटा आया, थीटा के बारे में बता दिया। तो एफ की यूनिट क्या थी भैया, न्यूटन थी। ठीक है, नहीं न्यूटन लिखना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख दो। ठीक है, तो जो है न्यूटन, और डी का मतलब डिस्टेंस, यानी यूनिट क्या होगी, मीटर। न्यूटन मीटर हो गई वर्क की। न्यूटन मीटर को ही हमने साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए जूल नाम दिया है। क्या, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल।
यही चीज़ मैं बताना भूल गया था पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था यहाँ, तब ये बताना भूल गया कि इसकी वर्क की जो यूनिट है क्या है, जूल। अगर एनर्जी की यूनिट निकालेंगे तो उसकी यूनिट भी जूल है, यानी जूल दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, याद रखना। जूल दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, एक है वर्क की और एक है एनर्जी की। ठीक है, वर्क की, एनर्जी की। जूल को ज़्यादातर हम वर्क उसके लिए, एनर्जी के लिए यूज करते हैं, और वर्क को न्यूटन मीटर डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या वर्क की जूल भी यूनिट होती है, हाँ, जूल वर्क की भी यूनिट होती है। जनरली हम क्या यूज करते हैं, न्यूटन मीटर यूज करते हैं, या अपना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है इसलिए न्यूटन मीटर यूज कर देते हैं। और एनर्जी हम बचा के रख लेते हैं, वो जूल बचा के लेते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी वही बताया, कैपेसिटी यानी क्षमता, काम। अगर एनर्जी नहीं है, कोई काम करने की क्षमता नहीं उस ऑब्जेक्ट में, उस व्यक्ति में, उस बंदे में। ठीक है, तो एनर्जी अगर किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में, अब बार बार ऑब्जेक्ट कहूँगा, किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर है, यानी उसके अंदर कैपेसिटी है, किस चीज़ की, काम को करने की और पावर को पैदा करने की। ठीक, पावर जनरेट करने की। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ दो जनरल मैन एनर्जी यहाँ दो के बारे में बताया है उस चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गति से, काइनेटिक माने होता है गति, कोई चीज़ गति में है तो उसे हम कहते हैं ये काइनेटिक फेज में है, गति वाली फेज में है, और उस गति के कारण जो एनर्जी उसमें संचित है उसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, लिखा ना मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट या उसकी गति में उसकी गति के कारण, या उसके यहाँ लिखा होगा मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इससे के ई से डिनोट करते हैं, किससे, के ई से डिनोट करते हैं। के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। अब इस के ई की अगर हमें एनर्जी वो चाहिए यूनिट, तो क्या करेंगे, गिनती की तो कोई यूनिट नहीं होती, ना डिजिट गिनती की कोई यूनिट, ना थीटा की कोई यूनिट होती। एम की यूनिट, एम क्या है, मास, उस वस्तु का मास की क्या होती है, किलोग्राम। वी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर लगा तो दो बार, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड गुणा मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओब्लिक माने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर बोलते हैं इसको, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओब्लिक को पर सेकेंड स्क्वायर, इसी चीज़ को हम जूल कह देते हैं। देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को भी जूल कहा गया है, और न्यूटन मीटर को भी जूल कहा गया। अगर न्यूटन मीटर को यहाँ सब तुम तोड़ोगे ना तो यही चीज़ आएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। करके देख लेना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, और यहाँ मीटर, इसको अगर गुणा करोगे फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर लिखा कि नहीं, न्यूटन मीटर का गुणा होगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसको हमने क्या कहा, जूल। यहाँ क्या आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आया कि नहीं, तो इसे जूल कहते हैं। तो जूल एनर्जी की भी है, याद रखना, और वर्क की भी है, ये चीज़ जरूर याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति हमेशा नापी जाती है धरती के तल से, धरातल से। अगर कोई वस्तु धरती के तल से यानी धरातल से अपनी स्थिति में बदलाव करती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसकी पोजीशन में बदलाव हुआ, तो उस पोजीशन के कारण जो एनर्जी है, उसकी ऊंचाई, पोजीशन माने धरती से ऊंचाई के कारण जो एनर्जी है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, स्थिति का मतलब धरती से ऊंचाई, धरती के तल से ऊंचाई, उसे हम स्थिति कहेंगे। एच से डिनोट करेंगे इस चीज़ को, धरती से ऊंचाई को, और उसके कारण जो एनर्जी उसमें संचित हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसे पी से डिनोट करते हैं, या यू से भी डिनोट करते हैं भाई, कई जगह यू से, पी और यू से। अब यू ई देख लेना, स्मॉल लिखा जाता है कि कैपिटल, इसके साथ मुझे ये आइडिया नहीं है। पी ई, तुम तो यू देख लो, यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर एम जी एच, या पी ई बराबर एम जी एच। एम क्या है, उस वस्तु का मास जिसकी धरती से ऊंचाई पे हमने रख दिया है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल क्वांटिटी गुणांक कहते हैं, ग्रेविटेशनल गुणांक,
गुरुत्वाकर्षण गुणांक कहा जाता है हिंदी में। इसकी वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुमने सुना, तुरंत कान खड़े होना चाहिए, ये तो एक्सीलरेशन होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो किसकी वैल्यू है, वो किसकी यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी वैल्यू है? एक्सीलरेशन की। ये पक्का एक्सीलरेशन होगा। तो ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी, धरती के अंदर एक बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस बल के कारण जो एक्सीलरेशन किसी चीज़ में पैदा होगा तो उससे कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी से ये फिक्स होता है। और ध्यान रखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई चीज़ हेलीकॉप्टर से तुम फेंक दो, वहाँ से छोड़ दो, तो हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती जाएगी। पहले सेकंड में 9.8, दूसरे सेकंड में एक बार और 9.8 जोड़ दो, तीसरे सेकंड में एक बार और 9.8 जोड़ दो, चौथे सेकंड में एक बार और 9.8 जोड़ दो। जितने सेकंड बढ़ते जाएंगे उतनी वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। और एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या थी? हर सेकंड जितनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, बस वही चीज़ एक्सीलरेशन है। चूँकि ये एक्सीलरेशन किससे पैदा हुआ? धरती के बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसीलिए हम इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल, क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी से डिनोट करते हैं, फिक्स होता है, 9.8 होता है। एच क्या है? उस धरती के तल से ऊंचाई, mgh। अगर इसकी यूनिट निकालना हो क्या करोगे? एम की यूनिट लिख दो, जी की यूनिट लिख दो, एच की यूनिट लिख दो, सबका गुणा कर दो, जो चीज़ निकलेगी ऐसी ही चीज़ निकलेगी। क्योंकि ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, एनर्जी के जितने फॉर्म हो गए सब की यूनिट क्या निकलेगी? ऐसी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर से ओब्लिक सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओब्लिक सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी यही निकलेगी, निकाल के देख लेना। तो साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने क्या नाम दिया? जूल। यहाँ भी उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। तो एनर्जी को जनरली अब हम जूल से कहा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में ज़रूर याद रखना कि वर्क की भी अगर कोई कहे, किसी और फिजिकल क्वांटिटी की भी जूल होती है। हाँ, किसकी? वर्क की, ठीक है। ठीक है, तो ये लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्वांटिटी, जी लिखो भैया, यहाँ जी है, जी है ये, इस कैपिटल नहीं भाई, जी नहीं, देखो ये एक्सीलरेशन, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लिखा है, निश्चित हो 9.8 मीटर पर सेकंड। इससे कान खड़े हो जाना चाहिए कि ये पक्का एक्सीलरेशन है। एच बराबर हाइट, धरती से ऊंचाई, ठीक है। अब तुम देखो, अगर घर में देखो, किचन में देखना, मम्मी अगर आपकी कप या कांच के बर्तनों को नीचे वाले फ्लोर पर रखें, नीचे वाले स्टेयर पर रखें, तो उनके गिरने की संभावना, टूटने की संभावना कम होती है। बताओ क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे कम एनर्जी, धरती में रख दो तुम तो ना गिरेंगे, ना ऊपर से गिरना है, ना कुछ होना, तो टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर तुम और 3 मंजिल उस पर रख दो, 3 स्टेयर पे, जो किचन में स्टेयर बने रहते हैं, उस पर रख दो, जरा सा धक्का लगा, वो एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगी और वो चीज़ टूट जाएगी। यानी स्टेबिलिटी, यहाँ एक चीज़, एक क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी उस कप की, उस बर्तनों की कम है जो ऊंचाई पे रखे हैं, स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा है जो धरातल पर, ज़मीन पे बिछे हैं। तो हमें क्या करना है? किसी चीज़ की एनर्जी को कम रखना है अगर उनके अंदर स्टेबिलिटी लानी है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर हम बहुत ऊंचाई पे रख देंगे तो उनकी गिरने की पॉसिबिलिटी, उनके टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आ गई है। एनर्जी कभी भी अपना रूप बदल लेगी। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में संचित हुई, वो ज़मीन पे गिरने पे पहले काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी और उसको ब्रेक डाउन कर देगी वस्तु को। तो स्टेबिलिटी, इसीलिए कहते हैं कप को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देते हैं, गलत तरीका। एक से रख देना चाहिए ताकि उनके गिरने, उनकी एनर्जी को हम क्या करें? कम कर दें। कम करेंगे तो उनके अंदर क्या ज़्यादा आ जाएगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। एक जनरल चीज़ है, बता दी। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि एनर्जी
और स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। अगर तुमने एनर्जी उसमें ज़्यादा स्टोर कर दी, उसकी स्टेबिलिटी तुमने कम कर दी। ठीक है भाई, इतना ही था। बस हमारे लिए क्या है कि ये फार्मूला ज़रूर याद कर लो, सबकी यूनिट याद कर लो, रट डालो बिल्कुल। फिर से एक बार देख लूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एनर्जी जूल। अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क की जो है न्यूटन मीटर, वर्क की न्यूटन मीटर, वर्क की न्यूटन मीटर। फार्मूला W/F/d cos थीटा। पावर रहेगी भाई, पावर। पावर कैसे रह गई? पावर क्या है? क्योंकि चैप्टर ही का नाम था एनर्जी, वर्क एंड पावर। पावर क्या चीज़ होती है? किस, अभी समझो पहले, पावर है क्या चीज़? काम तो किया जाता है, पावर क्या की जाती है? जनरेट की जाती है। पावर है क्या? किसी वस्तु में एनर्जी संचित है, एनर्जी स्टोर है। ठीक, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता है और पावर को पैदा करने की क्षमता है। उस वस्तु ने अपनी एनर्जी क्या किया? रिलीज कर दी, एकदम से रिलीज कर दी। ठीक, यानी टाइम कम रखा और एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर दी। तो उस एनर्जी के रिलीज करने से जो पावर पैदा हुई वो पावर ज़्यादा होगी। यानी रिलीज की गई एनर्जी, जब काम करते हो तो रिलीज ही तो करोगे ना, एनर्जी कम करोगे अपनी एनर्जी जो अंदर संचित है। तो अगर तुमने 1 सेकेंड में एनर्जी को, उस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर स्टोर एनर्जी को 1 सेकेंड में जितनी रिलीज कर दी, वो हो जाती है उस वस्तु की पावर। अगर कोई वस्तु 1 सेकेंड में ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, करने की क्षमता रखता है, तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। उसके अंदर एनर्जी 1 सेकेंड में कम निकाल रहा है वो, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, उसमें पावर पैदा करने की क्षमता कम हो जाएगी। यानी पी बराबर होता है E/T। एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में नाप दें। एक, अब इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। देखो, एक एटम बम है, एटम बम में संचित है एनर्जी। ठीक है, एटम बम में एक वो बिजली बनाने का संयंत्र है, उसके अंदर भी उतनी एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी है, वो उतनी एनर्जी उस बम में है। 1 सेकेंड में बम ने पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज कर दी, तो हैवी पावर पैदा हुई, उस पावर से नुकसान हुआ। अच्छा, हमने क्या किया? पावर हाउस में जो बिजली पैदा करी, जो प्रोडक्शन यूनिट है, पावर हाउस तो सप्लाई वाली हुई, पावर हाउस कह लो जहाँ से एनर्जी बन रही है, इसको मान लो पावर हाउस। अगर हमने उतनी ही एनर्जी भाई उसके पास थी, उसने 1 सेकेंड में ही रिलीज कर दी, तो उसने ज़्यादा पावर पैदा कर दी। ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन में काम आई। अगर हम हर सेकेंड थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज करें तो पावर कितनी कम पैदा हुई, उतनी कम पावर से हम बिजली चला लें, घर की और संयंत्र चला लें और काम कर लें, और अचानक सब पूरी 1 सेकेंड में रिलीज कर दें तो सारे इक्विपमेंट फूक जाएंगे, यानी डिस्ट्रक्शन जैसा काम होगा। तो पावर का मतलब समझे, एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम नापें तो वो पावर कहलाती है। P बराबर E/T, P बराबर E/T, यानी 1 सेकेंड में अगर हम जितनी एनर्जी को रिलीज करते हैं वो उतनी पावर जनरेट होती है। अगर कम समय में ज़्यादा एनर्जी पैदा कर रिलीज करें, ज़्यादा पावर हो जाएगी। ज़्यादा समय लें एनर्जी रिलीज करने में तो पावर कम पैदा होगी। और पावर को नापने की यूनिट, अगर इसकी यूनिट निकालनी है पावर की, तो ई की यूनिट लिख दो, टी की। ई की भैया क्या थी? जूल। टाइम की क्या हो गई? सेकेंड। ये बटे लगा है, ओब्लिक कर दो, तो जूल पर सेकेंड, पर बोलते जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और वो इसको साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ वाट का आ गया, यानी 1 जूल/सेकेंड 1 वाट के बराबर होते हैं। बल्ब को देखा, 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब। इसका मतलब है 10 वाट का बल्ब का मतलब है वो 1 सेकेंड में कम एनर्जी पैदा करता है, कंपैरेटिवली 100 वाट की कम एनर्जी रिलीज करेगा। आप जो बिजली तारों से सप्लाई करेगा एक बार में कम लेगा वो 1 सेकेंड में, और 10 वाला कम लेगा, 100 वाला ज़्यादा लेगा, 200 वाला और भी ज़्यादा लेगा। तो P बराबर E/T, P बराबर E/T। एनर्जी जूल पर सेकेंड, एनर्जी जूल हो गई, बटे को पर कहेंगे और टाइम को सेकेंड, जूल पर सेकेंड।
इसी तरीके से अब क्या क्या रह गया, एसिलरेशन ए बराबर वी बाई टी, स्पीड डी बाई टी, वेलोसिटी वी बाई टी, सबके फार्मूला रट डालो बस। इसके बाद अब प्रॉपर विधिवत एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। एक एक चैप्टर मैं देखता हूँ, अभी मैं इसी को कुछ वीडियोज़ निकालता हूँ यूट्यूब से, इसके क्या कहते हैं वर्क पावर एनर्जी के 3-4 प्लेटफॉर्म से, फिर उसका कंपाइलेशन करके एक नोट्स बना लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाएंगी, एक चैप्टर रोज़ केमिस्ट्री का होगा, रोज़ फिजिक्स का। मैं बिल्कुल चाहे जितना व्यस्त हूँ, लेकिन जो है इसका वीडियो ज़रूर डालूंगा। जैसा तुमने कहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कराना है, तो वो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है।